तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका शारीरिक शिक्षा का विषय है, इसका एक और इम्पोर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि जो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका 18 फरवरी को होने वाला है, ठीक है? 18 फरवरी 2026 को, ठीक है? तो अगर आप अपना फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 18 तारीख को, तो इस सैंपल पेपर की वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर के जाइएगा। मैं आपको 2000% की श्योरिटी के साथ कहने वाला हूँ कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूँ इस सैंपल पेपर की वीडियो के अंदर, इसी में से आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ जाएँगे, ठीक है? और फिजिकल एजुकेशन हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये ऐसे चुनिंदा सब्जेक्ट्स में आते हैं बच्चों, जिसमें हम जो बता देते हैं ना, लगभग वही आ जाता है। समझ रहे हैं? 70 नंबर का आपका पेपर आएगा फिजिकल एजुकेशन का और आप देख लीजिएगा कि जो हम सैंपल पेपर में आपको करवा रहे हैं, इसी में से ऑलमोस्ट 65 प्लस, जी हाँ बच्चों, 65 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, वो हमारे सैंपल पेपर में कराए गए क्वेश्चंस में से ही आएँगे, सेम टू सेम छप करके। क्वेश्चन का भाषा शैली भी नहीं बदलेगा बच्चों। ये मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, अपने 10 साल के टीचिंग के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? तो जो सैंपल पेपर हम आपको करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो करवा रहे हैं, उन सबको ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है? ये हमारा फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर नंबर 2 का वीडियो होने वाला है, यानी कि दूसरे सैंपल पेपर का वीडियो होने वाला है। और इतनी जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। इस वीडियो पर हम लोग लाइक का टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का, ठीक है? तो अगर आप 700 लाइक्स इस वीडियो पर कंप्लीट करवा देते हैं, तो इससे जो हमारा मोटिवेशन है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है? तो चलिए अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक करके देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमसे और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसको आप हिंदी में खंड ए या खंड क भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि दिए गए चित्र में आसन की पहचान कीजिए, ठीक है? अब इस योगा के आसन के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है? ये जो आपका योगा का आसन है बच्चों, जिसके अंदर व्यक्ति जो है एक धनुष के आकार का हो जाता है, ठीक है? इस तरह से आप देख रहे हैं ये भैया जी जो है एक धनुष के आकार में मुड़े हुए हैं, ठीक है? तो इसे हम लोग कहते हैं धनुषासन। क्या कहते हैं बच्चों? धनुषासन, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द पोस्चर इन द गिवन पिक्चर। तो आप इसे धनुषासन करेक्ट आंसर लगा देंगे, ठीक है? सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर अब दृष्टिबाधित जो छात्र होते हैं, ब्लाइंड कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि यह एक ऐसा योगासन है जो शरीर की अनेक प्रकार की बीमारियों को खत्म करता है, ठीक है? और यह एक बहुत ही आसान प्राणायाम है जिसे कोई भी स्वस्थ व्यक्ति आसानी से कर सकता है। तो ये योगा का कौन सा आसन के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है? तो यहाँ पर कपालभाति के बारे में बात हो रही है, ठीक है? सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज सच अ योगासना दैट eliminates many type of diseases of the body. This is a very easy pranayam which any healthy person can do easily. तो कपाल भाती आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम, जी हाँ बच्चों, जो 2026 में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसकी तैयारी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पर भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं बच्चों। ऑलरेडी हजारों बच्चे मैसेज करके ये सैंपल पेपर ले रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। जो पिछले साल बच्चे सैंपल पेपर लिए थे, आज भी उनका मैसेज आता है कि थैंक यू सो मच सर, लास्ट टाइम पे हमने आपका सैंपल पेपर खरीदा था और उससे हमें इतनी ज़्यादा फायदा हुआ, इतना ज़्यादा फायदा हुआ कि आज भी मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। और अभी भी हज़ारों बच्चे मैसेज कर रहे हैं हमारी टीम के पास, ये हमारे टीम का व्हाट्सएप नंबर है सैंपल पेपर को लेने के लिए, क्योंकि अभी तो 50% का डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, ठीक है? अच्छा, सैंपल पेपर को लेने से फ़ायदा क्या होगा? एक बारी मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे आपका जो
फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम होना है, वो होना है आपका 18 फरवरी को, ठीक है। 18 फरवरी 2026 को आपका फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम होना है। तो इसके अगर आप सैंपल पेपर खरीदते हैं तो कितने मिलेंगे टोटल आपको? 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और वो भी हिंदी मीडियम में लेना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में लेना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, ठीक है। इन सैंपल पेपर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? पिछले 10 साल के जो भी पीवाईक्यू रहे हैं हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उनको निचोड़ करके निकाले गए क्वेश्चंस, यानी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप कह सकते हैं, जो हर साल के पेपर में ऑलमोस्ट आते ही आते हैं, और ऐसे आ जाते हैं कि एकदम सेम टू सेम छप करके आ जाता है। समझ रहे हैं आप? तो जितने भी आपके पूरे सिलेबस के अंदर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे वो सारे मिल जाएंगे आपको सैंपल पेपर के अंदर। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस निकलते होंगे इंपॉर्टेंट वाले वो सारे मिल जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके चित्र वाले क्वेश्चन निकलते होंगे वो सारे मिल जाएंगे आपको। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन निकलते होंगे वो सारे मिल जाएंगे, यानी हर एक तरह के क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी आपकी इन सैंपल पेपर से। तो जरूर इन सैंपल पेपर्स को लीजिए बच्चों। ये आपके जय भैया का यहाँ पर पक्का वाला प्रॉमिस है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि खुद का बनाया हुआ सैंपल पेपर है यार, ठीक है। हमने दिन-रात मेहनत करके आप सभी बच्चों के लिए सैंपल पेपर बनाया है, और अभी तो आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है लिमिटेड टाइम के लिए, कभी भी ये डिस्काउंट खत्म हो सकता है। 50% का डिस्काउंट मिल रहा है हर सैंपल पेपर पे, ठीक है। कौन-कौन से सब्जेक्ट के सैंपल पेपर हमारे पास अवेलेबल है? तो फिजिकल एजुकेशन हो गया, हिंदी इलेक्टिव हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया और इंग्लिश हो गया। ये टोटल 5 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर हमारे पास अवेलेबल है, जिनको आप ले सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो ₹299 है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत केवल और केवल ₹149 में आपको एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। अगर आप डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट लेना चाहते हैं, यानी डबल डिस्काउंट लेना चाहते हैं, तो 4 सब्जेक्ट का आप एक साथ कॉम्बो बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको ₹549 में कितने सैंपल पेपर मिल जाएंगे? 60 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि खेल प्रशिक्षण की सबसे छोटी अवधि क्या कहलाती है, ठीक है। जो सबसे छोटा टाइम पीरियड होता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर, वो क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बच्चों माइक्रो साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो साइकिल। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कॉल्ड, तो इसे हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? माइक्रो साइकिल, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि पैरालंपिक्स से जुड़ी ग्रुपिंग प्रक्रिया को कहा जाता है। जो पैरालंपिक्स होते हैं ना, उससे जुड़ी हुई जो ग्रुपिंग की प्रक्रिया होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे यहाँ पर हम लोग कहते हैं वर्गीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? वर्गीकरण। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा कि द ग्रुपिंग प्रोसेस एसोसिएटेड विद द पैरालंपिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों हम लोग इसको? क्लासिफिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन जो है वो बढ़ता हुआ चलता है। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है इसको लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ा देता है। तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से लचक को बढ़ाने वाली विधियों में शामिल नहीं है, ठीक है। लचक के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, तो उसमें से कौन सा विधि ऐसा नहीं है जो इस तरह से लचक को बढ़ाने वाली हो? तो वो हो जाएगा आपका धीमी निरंतर विधि, ठीक है। ए वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेथड्स दैट इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका स्लो कॉन्टिन्यूसली मेथड। जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए जी विचार बिल्कुल कर लेते हैं, एकदम अच्छे से विचार करेंगे जी। तो यहाँ पर पहला कथन दे रखा है कि कार्य करने की स्वयं की कल्पना करना ही मानसिक कल्पना कहलाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अर्थात मानसिक कल्पना एक तरह का मानसिक अभ्यास होता है। तो जो हम लोग मानसिक कल्पना करते हैं, यानी दिमाग से जो हम लोग इमेजिन करते हैं एक तरह से, तो वो हमारा एक तरह का ना प्रैक्टिस होता है, जो माइंड का प्रैक्टिस आप कह सकते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं सही कह रहा है। नेक्स्ट, इस काल्पनिक क्रिया का उपयोग एथलीट को नई दिनचर्या, स्थान आदि से परिचित होता है, कार्यों के माध्यम से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो ये सारी ही बातें जो कही जा रही हैं बच्चों यहाँ पर कथन के माध्यम से यानी स्टेटमेंट्स के माध्यम से, ये सही है बच्चों। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब यहाँ पर छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर देते हैं भैया जी। पहला है खाद्य असहिष्णुता। ठीक है, तो खाद्य असहिष्णुता की बात करें तो ये हो जाएगा आपका उल्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, खाद्य असहिष्णुता के अंदर उल्टी होना। नेक्स्ट, खाद्य मिथक यानी फूड से रिलेटेड एक मिथ, तो वो क्या है आपका, तो वो है बच्चों आपका यहाँ पर भोजन के दौरान पानी ना पिए। ये एक मिथ है कि नहीं। हालांकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर आप खाना खा रहे हैं एकदम तीखा लग रहा है, इस तरह से तीखा लग रहा है, तो आप पानी तो पिएंगे। तो वहाँ पर आप 1 सिप या 2 सिप पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, नेक्स्ट यहाँ पर जो दे रखा है डाइटिंग। ठीक है, तो डाइटिंग की अगर बात करें तो शरीर के वजन में कमी के लिए ये अक्सर किया जाता है। जैसे मोस्टली लड़कियां लोग नहीं करती हैं डाइटिंग की। जैसे आपकी जो दोस्त होगी, अभी तो बहुत ही सुहावना महीना चल रहा है, फरवरी का महीना, आप सभी समझ गए होंगे, आप सभी 12वीं क्लास में बड़े बच्चे हैं। ठीक है, तो इस दौरान जो लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, अक्सर जो है घुलते मिलते हैं ना इस तरह से। तो कई बार हम गर्ल्स को कुछ ऑफर करते हैं ना इस तरह से कि हाँ ये ले, ये खा ले, है ना, ये तू मेरी बेस्टी है, ये खा ले। तो गर्ल्स क्या वहाँ से रिएक्शन रहता है उनका कि ओ माय गॉड मैं नहीं खाऊंगी, मेरा और डाइटिंग चल रहा है, मैं मोटी हो जाऊंगी, इस तरह से, है ना। तो अक्सर गर्ल्स का यही रिएक्शन रहता है और वो खाती नहीं है, या फिर शादी पार्टी में जाएंगी तो एकदम एक एक जो टुकड़ा होता है खाने का वैसे चुन चुन के खाएंगी। लेकिन जैसे ही घर पे जाएंगी और घर पे एकदम हचौड़ के खा जाएंगे, एकदम खाना एकदम थाली में रखेंगे 5, 7, 10 रोटी और एकदम एक कटोरा सब्जी उब्जी रखेंगे और एकदम हचड़ के दोनों हाथ से गप 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 खाने लग जाएंगी। ठीक है, जोक्स अपार्ट। नेक्स्ट, बीएमआई। ठीक है, तो बीएमआई की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका स्वस्थ वजन, बीएमआई 24। ठीक है, तो इस तरह से आपका अगर मैं बात करूं करेक्ट ऑप्शन की, तो जो छठे का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं 3-4 बार ठीक है बोल चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या है कि नियमित व्यायाम कार्यक्रमों के भागीदारी क्या कहलाती है। ठीक है, तो नियमित व्यायाम कार्यक्रमों की जो भागीदारी होती है बच्चों, वो व्यायाम अनुपालन कहलाती है, जिसके अंदर हम अपना जो व्यायाम वगैरह होता है उससे हम लोग यहाँ पर सही तरीके से करते हैं। ओके बच्चों, व्हाट इज पार्टिसिपेशन इन रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम कॉल्ड, तो एक्सरसाइज कंप्लायंस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि शरीर को विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है क्योंकि हमारा जो शरीर होता है उसको विटामिन की जरूरत होती है, चाहे विटामिन ए, बी, सी, डी, कितने ही प्रकार का विटामिन ले लीजिए, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। और हमारे शरीर को खनिज की भी जरूरत होती है। ऐसा क्यों जरूरत होता है हमारे शरीर को, वो आपको बताना है, ताकि उपापचय क्रिया में मदद करते हैं ये। ठीक है, उपापचय की जो क्रिया होती है उसके अंदर ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इंग्लिश में बोले तो हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसके अंदर ये हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, चलिए 9वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि बंदूक और सीटी का प्रयोग कौन से खेल में नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर किया जाता वाला आएगा। तो ये जो हमारा बंदूक है और सीटी है, इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर जो डेफ ओलंपिक होगा उसके अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक रेस हो रही है, ये एक व्यक्ति है इस तरह से एकदम रेडी है दौड़ने के लिए, और ये एक और व्यक्ति है ये भी रेडी है दौड़ने के लिए। ठीक है,
मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो जज मत करना। इस तरह से ये लाइन पर खड़े हैं और ये बिल्कुल दौड़ने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर सीटी का प्रयोग किया जाएगा कि ऐसे सीटी बजाया जाएगा ना ऐसे करके, मेरे को तो बजानी नहीं आती, वो जाहिर सी बात है। तो और जो वहाँ पर होते हैं जो कोच वगैरह होते हैं वो भी सीटी का प्रयोग करते हैं, मतलब जो फिजिकल में वो सीटी नहीं आता है उसको बजाते हैं। तो उससे क्या होता है, इनको पता चल जाता है कि भैया गो का सिग्नल मिल गया है, हमें भागना चाहिए। या फिर बंदूक का इस्तेमाल करते हैं, बंदूक की गोली को क्या करते हैं, मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, आसमान में फायर करते हैं ताकि सभी को पता चल जाए कि हाँ भैया भागने का समय हो गया है, चलो रेस में भागो। लेकिन जो डेफ लिम्पिक होता है उसके अंदर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है उन खेलों में। क्यों? क्योंकि ये सुनने में अक्षम होते हैं, ये सुन नहीं पाते हैं, जो डेफ लोग होते हैं वो सुन नहीं पाते हैं, इसलिए इन खेलों में बंदूक और सीटी का प्रयोग नहीं किया जाता है बच्चों। ओके, चलिए यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन विच गेम्स गन एंड विशल्स आर नॉट यूज, तो डेफ लिम्पिक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देखिए, ये अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें अभिकथन क्या कह रहा है कि सर्किट प्रशिक्षण व्यायाम का एक लोकप्रिय रूप है। ओके जी। और कारण कह रहा है क्योंकि इसे शुरुआती से लेकर, ठीक है, या शुरुआत से लेकर उन्नत एथलीटों तक की और एक विस्तृत श्रृंखला की जरूरत को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चों 10वें के अंदर दोनों ही बातें बिल्कुल सही कही जा रही है। तो इस हिसाब से ए वाला जो आपका ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए करके, है ना। चलिए तो अब हम लोग 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। 11वें क्वेश्चन में हमें गलत का चयन कर रहे हैं, तो गलत का चयन कर देते हैं और वो है हमारा डी वाला, अस्थि घनत्व में परिवर्तन। इसका मतलब ये नहीं होता कि वसा की कमी है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो डी आपका जो है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, चूज द रॉन्ग वन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड चेंजेस इन बोन डेंसिटी। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि फैट रिडक्शन हो रहा है, नहीं, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है बच्चों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, भारत जो है उसके करोड़ों लोग, आज भी भारत के करोड़ों लोग क्या है, उच्च रक्तचाप से जूझ रहे हैं। आखिर इसके होने के क्या कारण हैं? तो आज भी आप देखते होंगे कि हमारे देश में हाई ब्लड प्रेशर वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं इंग्लिश मीडियम में आपको दिखा देता हूँ। टुडे crores of people in India are suffering from high blood pressure. What is the reason behind this? तो इसके पीछे देखिए बहुत सारे वैसे तो रीजन है, जैसे आप यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि बढ़ती उम्र या मोटापा, है कि नहीं। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो बीपी वगैरह होता है ये भी बढ़ता है कहीं ना कहीं। और अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो यहाँ पर उसका जो बीपी है वो बढ़ सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट, शारीरिक गतिविधियों में कमी। अगर कोई व्यक्ति दिन भर कुर्सी पर बैठ के काम करता है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, खासकर जो सिस्टम वगैरह पे काम करते हैं, तो उनको बीपी का प्रॉब्लम होना एक आम समस्या हो सकती है कि नहीं। अब यहाँ से मैं भी थोड़ा सा जागरूक हो गया और आज से थोड़ा और एक्सरसाइज करना शुरू कर दूंगा। वैसे तो मैं डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर ही लेता हूँ। नेक्स्ट, धूम्रपान, अल्कोहल, ज़्यादा नमक खाने से। देखिए धूम्रपान और अल्कोहल सेहत के लिए हानिकारक है, इसे कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति करते हैं तो उससे भी हमें बीपी का खतरा बढ़ सकता है या हो सकता है बीपी की प्रॉब्लम, यानी कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। और ज़्यादा नमक जो व्यक्ति खाता है खाने में कि और नमक डालो और नमक डालो, तो उनको भी यहाँ पर बीपी की शिकायत हो सकती है या होती भी है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि वह योग्यता जो किसी क्रिया को अधिक विस्तार से करने में मदद करती है, तो वो योग्यता क्या कहलाती है? तो उस योग्यता को हम कहते हैं बच्चों लचक। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग लचक कहते हैं, जो किसी भी क्रिया को अधिक विस्तार से एकदम फैलाव उलाव से हमें करने में मदद करती है, तो उसे लचक कहा जाता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं द एबिलिटी विच हेल्प्स टू
परफॉर्म एन एक्शन इन ग्रेटर डिटेल इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए तथ्यों में से किसको 8 फुट और गो प्रशिक्षण का प्रयोग होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्ति। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और पावर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि शरीर में वातावरण से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हम लोग जो अपनी बॉडी में इस तरह से सांस लेते हैं ना, ऐसे मतलब हम सांस छोड़ते वक्त ऐसे आवाज़ तो नहीं निकालते हैं, बहुत साइलेंटली सांस लेते हैं, क्योंकि ये एक हमारी ऐसी प्रक्रिया है जो 24/7 चलती रहती है। ठीक है, तो शरीर के अंदर जो हम वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों। तो इसे ऑक्सीजन का ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीजन का ग्रहण। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द बॉडी इज कॉल्ड ऑक्सीजन ऑफ जैसे कि इक्लिस करके है ना। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि भारत विश्व में मधुमेह की राजधानी बनता जा रहा है। भारत में मधुमेह के बढ़ने के क्या कारण हैं? भारत के अंदर आप देखेंगे तो डायबिटीज जो है वो दिन प्रतिदिन जो है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। लोगों के अंदर अक्सर जो है डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी निकल करके आ रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग कॉमन वर्ड यूज करते हैं शुगर की बीमारी, जिसे हम इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। तो ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है भारत के अंदर? ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहे हैं? तो बहुत सारे रीजन है वैसे तो, जिसमें से कुछ आप लिख सकते हैं। गतिहीन जीवन व्यवस्था। भारत में पहले क्या होता था, ज़्यादातर खेती बाड़ी पे हम लोग डिपेंडेंट थे, तो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते थे। आज की जो जनरेशन है, खास करके जो जेन जी है, तो आपसे अगर मैं पूछूंगा कि आप फिजिकल वर्क करते हैं यानी कि खेती बाड़ी करते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं सर हम खेती बाड़ी नहीं करते हैं। आप में से मोस्टली बच्चे बोलेंगे कि सर अभी तो हम वैसे कोई काम करते नहीं, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम चलने वाला है, बोर्ड एग्जाम देंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम देने के बाद भी हम प्रेफर करेंगे कंप्यूटर वर्क, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो वहाँ पर भी जाके कंप्यूटर वर्क करना हो, या प्राइवेट सेक्टर में जाकर के भी कंप्यूटर वर्क प्रेफर करना हो। मोस्टली बच्चे आप यही प्रेफर करेंगे। और मैंने देख रखा है मोस्टली आज के टाइम पे जो यंग जनरेशन है, कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना चाहता है। ठीक है, फिजिकल वर्क नहीं करना चाहता है, वो चाहता है स्मार्ट वर्क करना और कंप्यूटर वर्क करना, चाहे किसी भी ऑफिस किसी भी कंपनी में जा करके करना। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि वो पूरी दिन क्या होता है, बैठा रहता है, एक सीट पर बैठा रहता है और अपना काम करता रहता है, जिससे कि उसका जो जीवन होता है वो गतिहीन होता है, ज़्यादा वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, जिससे कि उसको डायबिटीज़ होने का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। और ऐसा हो रहा है जब ही भारत जो है डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी मधुमेह की राजधानी बनता जा रहा है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों के कारण हमारे देश में देखेंगे लोगों को अलग अलग तरह का यहाँ पर बीमारी भी होता रहता है। ओके, जिससे भी कहीं ना कहीं डायबिटीज़ का खतरा उनके लिए बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, मोटापा, तनाव और चिंता। देखिए अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसका तो डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और मैं आपको एक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि बीपी, शुगर, थायराइड ये ऐसी बीमारियां हैं ना जो एक बार व्यक्ति को हो गई तो जीवन भर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कभी भी ये खत्म नहीं हो सकता है। तो हमें इन बीमारियों से कोसों दूर रहना चाहिए। थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी डेली बेसिस पर जरूर करना चाहिए बच्चों। ठीक है, टेंशन नहीं लेना चाहिए, चिंता वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए। तो हमारे देश में अक्सर लोग ऐसा करते हैं तो उनको जो है यहाँ पर डायबिटीज़ होता है बच्चों। तो ये कुछ कारण है जिस कारण से हमारा देश जो है भारत में मतलब भारत जो है वो मधुमेह की राजधानी बनता जा रहा है, डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनता जा रहा है। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया इज बिकमिंग द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट आर द रीजंस फॉर द इंक्रीजिंग इन डायबिटीज इन इंडिया। तो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि किसी विशेष पद या कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन क्या कहलाता है। कोई भी विशेष एक पद है, एक पोस्ट है या कोई काम है, तो उसके लिए सबसे अच्छे व्यक्ति को जब हम चुनते हैं तो ये चीज़ जो है ये क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं नियुक्तिकरण। क्या कहते हैं बच्चों? हिंदी में इसे हम लोग नियुक्तिकरण कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे स्टफिंग करके। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ओके बच्चों, व्हाट इज द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन और जॉब इज कॉल्ड आपका स्टफिंग। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर बेसिकली हमें मिलान करना है, और मिलान किन किन के बीच में करना है, समिति के बीच में और उनके कर्तव्य के बीच में, कि ये 4 समितियों के बारे में बता रखा है, उनके क्या क्या काम होते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलान करना है बच्चों। तो पहला है आपका प्रचार समिति की इस तरह से घोषणा करे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले का आपका डी हो जाएगा। तो प्रचार समिति का क्या काम होता है, विज्ञापन दाता घटना, जो भी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड वर्क होता है वो काम किसका होता है, प्रचार समिति का होता है। जैसे अभी दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे, तो आप देखेंगे कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एडवर्टीजमेंट करवाती है, प्रचार करवाती है, तो वो किसका काम होता होगा, जो एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट होती होगी पर्टिकुलर, उन्हीं का काम होता होगा, है ना। तो उसी तरह से जो प्रचार समिति होती है उसका काम होता है विज्ञापन दाता घटना के लिए वो आधारित होती है, यानी कि एडवर्टीजमेंट के लिए, प्रचार प्रसार के लिए वो यहाँ पर बाध्य होती हैं बच्चों। क्लियर है, तो पहले का आपका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पंजीकरण समिति। ठीक है, तो पंजीकरण समिति की अगर मैं बात करूं तो आप लिखेंगे प्रतिभागियों के नाम और संस्थान पंजीकरण करते हैं ये। ठीक है, प्रतिभागी जो होते हैं, पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं किसी भी खेल में जो भाग ले रहे होते हैं, उनका नाम जो होता है और संस्थान वगैरह जो है वो रजिस्टर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्वागत समिति। तो स्वागत समिति का हो जाएगा बच्चों मुख्य अतिथि और खिलाड़ियों का स्वागत करना। ठीक है, जो भी मुख्य अतिथि आते हैं, आइए जी आइए, है ना, इस तरह से, और जो खिलाड़ी आते हैं, आइए आप भी खेलिए, बहुत अच्छे से खेलिएगा, इस तरह से, तो उनका स्वागत सत्कार करना, है ना। नेक्स्ट है हमारा घोषणा समिति। तो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है हमारा उद्घाटन और समापन समारोह के संबंध में घोषणा करना, कि भैया यहाँ पर ये समारोह का उद्घाटन हो रहा है या फिर समापन हो रहा है, खत्म हो रहा है, ये इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, चलिए वीडियो देखिए बच्चों, अगर आपको पसंद आ रहा है तो अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करते चलिए। आपका जो लाइक है ना वो हमें बहुत मोटिवेट करता है बच्चों इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, क्योंकि देखिए पहला तो आपका एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का है, उसके बाद आपका जियोग्राफी का है। जियोग्राफी के भी 2 सैम्पल पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, साथ ही साथ 1 शॉट की वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, मैप का भी वीडियो मैंने जहाँ तक है अपलोड कर दिया, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका इंग्लिश का है, हिंदी का है, इको, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, होम साइंस, तो ये सारे एग्जाम के लिए मैं सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें लेकर के आऊँगा। बस वीडियोस को ना आप लाइक करते रहिए, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है बच्चों। क्लियर है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जहाँ पर हमसे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे, और इनका आंसर हमें 60 to 90 वर्ड्स के अंदर देना है, यानी कि 60 से 90 शब्दों के अंदर देना है बच्चों। तो बड़े ध्यान से समझते हुए चलिएगा क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को। यहाँ पर देखिए 19वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, कि नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये 2 तरह के टूर्नामेंट के नाम दे दिए हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट, इसके बीच में आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है इसके अंदर इस प्रकार की प्रतियोगिता में जो टीम हार जाती है वह बाहर हो जाती है, केवल जीतने वाली टीम ही प्रतियोगिता में बनी रहती है बच्चों। ठीक है, जो टीम सीधी सी बात है यहाँ पर हार गई वो बाहर हो गई, और जो जीत रही है टीम सिर्फ वही यहाँ पर प्रतियोगिता में बनी रहेगी। और अगला होता है लीग टूर्नामेंट। इसमें क्या होता है कि भाग लेने वाली प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार मैच अवश्य खेलती है। विजेता टीम हार जीत से प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पर घोषित की जाती है। लीग टूर्नामेंट का एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, आईपीएल। आईपीएल के बारे में आपने सुना होगा, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे मतलब होता है कि जो भी टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है गेम के अंदर, वो टीम दूसरी टीम के साथ एक बार जो मैच होता है वो जरूर से जरूर खेलती है, और यहाँ पर विनर टीम कौन निकल करके आएगा उसके लिए यहाँ पर स्कोर्स दिए जाते हैं, यानी एक तरह से कह लीजिए अंक दिए जाते हैं। तो अंकों के आधार पर ही यहाँ पर विनर जो होता है, विजेता जो है वो घोषित किया जाता है। इसे हम लोग लीग टूर्नामेंट कहते हैं। क्लियर है बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नॉकआउट टूर्नामेंट एंड लीग टूर्नामेंट। तो देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, ये इस तरह का कंपटीशन होता है जिसके अंदर जो टीम लूज कर जाती है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ओनली द विनिंग टीम्स रिमेन्स इन द कंपटीशन। एंड लीग टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होता है, हर टीम दूसरी टीम के साथ एक बार मैच जो है वो जरूर खेलती है, प्ले करती है। एंड जो विनिंग टीम होता है वो डिक्लेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन फ्रॉम विनिंग एंड लूजिंग। ठीक है, मतलब कि वही जो हारता जीता है वो पॉइंट्स के आधार पर यहाँ पर वो किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आ गए हैं 20वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है कि लक्ष्य निर्धारण करने के क्या महत्व है। जैसे अभी आज हो गया आपका, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 तारीख, ठीक है, 10 फरवरी 2025 हो रखा है। तो आज आपने कोई लक्ष्य ले लिया कि यार मेरा बोर्ड एग्जाम यहाँ पर 17 फरवरी से शुरू होना है, ठीक है, और यहाँ पर बोर्ड एग्जाम कब तक चलना है, मेरा पूरा का पूरा 3 अप्रैल तक चलना है। ठीक है, वैसे तो उसके आगे भी चलना है लेकिन 3 अप्रैल को आपका होम साइंस का पेपर है। तो इतना ही मेरा बोर्ड एग्जाम चलना है, लमसम 1 महीना कुछ दिन के आसपास हमारा जहाँ तक है बोर्ड एग्जाम चलना है। तो इतने दिनों में मैं कुछ ज़्यादा इधर उधर की फालतू की चीज़ें नहीं करूँगा, केवल और केवल अपने स्टडीज़ पर फोकस करूँगा। तो अगर आपने ये लक्ष्य निर्धारित कर दिया तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। आपके स्कोर्स जो होते हैं, मार्क्स जो होते हैं वो अच्छे हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं बच्चों, आजकल ना एक कड़वी सच्चाई है ये, इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर ये देखता हूँ कि, या अपने रियल लाइफ में भी मैंने ये देखा है कि अक्सर जो बच्चे हैं आजकल के वो अपने आप को ना बैक बेंचर सिद्ध करना चाहते हैं कि यार मैं ही बैक बेंचर हूँ, और जो बैक बेंचर होता है वही सबसे ज़्यादा स्मार्ट होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर हम रियलिटी में आए तो ऐसा नहीं होता है। वो एक आता है ना धार्मिक रूप से एक लाइन आता है कि वास्तविकता के साथ जागो। तो वास्तविकता ये है बच्चों कि बैक बेंचर जो होता है वो एक्चुअली में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा होता है। ठीक है, स्कूल में बेशक वो बैक बेंचर हो, लेकिन अगर उसके घर पर कभी आप रैंडमली जाकर देखिएगा बहुत अच्छे से वो पढ़ाई कर रहा होता है, चुपके चुपके पढ़ाई कर रहा होता है। और जब उसके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर मार्क्स आएंगे ना, तब आप देखिएगा कितने अच्छे मार्क्स उसने स्कोर किए। क्यों? क्योंकि वो अपने घर पर जाकर के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत बढ़िया बनाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के या निर्धारण करने के क्या महत्व होते हैं। तो लक्ष्य निर्धारण का महत्व कुछ इस प्रकार से है कि कितने प्रयासों द्वारा लक्ष्य निर्धारण गतिविधियों में शामिल होकर लक्ष्यों की पूर्ति और कुशल बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि लक्ष्य निर्धारण करने से हम क्या कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से, और अपने आप को बहुत ज़्यादा कुशल बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण के कार्य को कुशल निर्देशों और कार्यों के प्रति दृढ़ता द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि पूरे बोर्ड एग्जाम जब तक आपका चलेगा तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह नहीं देखेंगे। तो जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उसको हम दूर करके बहुत कुशलता के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके अलावा जो लक्ष्य आसान या बहुत कठिन नहीं है उनके प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो जो लक्ष्य यहाँ पर आसान नहीं होते, बहुत कठिन होते हैं, कि भैया एक बच्चा जिसने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं कर रखी है और वो इस एग्जाम्स के डेट्स के दौरान जो है वो जय सर की वीडियोस देख रहा है, सैम्पल पेपर की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वन शॉट की, मैप, कार्टून, इनकी वीडियो देख करके दवा के तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी वो प्राप्त कर सकता है। यानी कि जो बच्चा पूरे साल भर दबा के पढ़ा हो और जिसने अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा है, सैम्पल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब देख रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है और एक टॉपर बच्चे की कैटेगरी में वो भी आ सकता है। सैम्पल पेपर को अगर आप लेते हैं उससे भी तैयारी करते हैं तो उससे भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पर तैयारी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, लक्ष्य निर्धारण तकनीकें बढ़ी हुई है और आत्मविश्वास, उत्पादकता और प्रदर्शन से जुड़ी होती है। ठीक है, जब हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारी टेक्निक्स बढ़ जाती हैं, चीज़ों को करने के हमारे तरीके बदल जाते हैं, जिससे कि हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आता है। ठीक है, और हम कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ कर सकते हैं, है ना, हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से आप लक्ष्य निर्धारण के महत्व के बारे में लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल्स। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि गतिशील संतुलन की व्याख्या कीजिए, कि गतिशील संतुलन होता क्या है।
तो देखिए, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा गतिशील रहते हुए भी स्थिरता बनाए रखने की स्थिति को गतिशील संतुलन कहते हैं। बहुत बड़ी चीज यहाँ पर बोली गई है, बहुत ध्यान से दोबारा से एक बार समझ लीजिए ये चीज क्या होता है। गतिशील संतुलन, समझ रहे हैं आप, यानी कि गतिशील रहते हुए, मोशन में रहते हुए यहाँ पर स्टेबिलिटी को बनाए रखना। किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के द्वारा गतिशील रहते हुए भी स्थिरता जब बनाए रखता है वो, तो उसे ही हम लोग यहाँ पर गतिशील संतुलन कहते हैं बच्चों, है कि नहीं। देखिए, गतिशील रहते हुए व्यक्ति का गुरुत्व केंद्र आधार से बाहर होता है। उदाहरण के लिए, फर्राटा दौड़ को शुरू करते हुए धावक का वजन उसके पैर के आगे होता है, जो कि दौड़ शुरू होते ही वजन के साथ गुरुत्व केंद्र आगे की तरफ होता है। पानी से भरी बाल्टी एक व्यक्ति दाएं हाथ से उठाता है, लेकिन यह व्यक्ति बाईं तरफ की ओर झुक जाता है। आप देखते होंगे कि हम जब पानी से भरी हुई बाल्टी उठाते हैं, एक हाथ से उठाते हैं अपने राइट हैंड से, लेकिन हमारा लेफ्ट हैंड जो होता है वो भी थोड़ा ना झुक जाता है ताकि हम बैलेंस बना सके, है कि नहीं, ताकि गुरुत्व केंद्र मध्य में रहे। पहाड़ पर चढ़ते समय हम आगे की तरफ झुकते जाते हैं, आगे की तरफ हम झुक जाते हैं ताकि हम गिर ना जाए, है ना, और गुरुत्व केंद्र को नीचे लाने से संतुलन बना रहता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर गतिशील संतुलन के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ओके, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 22वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों की सूची बनाइए। वो बच्चे जो 3 से 4 साल के होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या फिजिकल एक्टिविटीज करवानी चाहिए उनको, उसके बारे में आपको यहाँ पर एक लिस्ट बनाना है, एक सूची बनाना है। तो चलिए जी सूची बना देते हैं। देखिए, 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों की सूची जो कि इस प्रकार से है। बच्चों को प्रत्येक दिन 180 मिनट के लिए विभिन्न प्रकार की अलग अलग तीव्रता की शारीरिक क्रियाएं करनी चाहिए, जिसमें से मध्यम से तीव्र गति से क्रियाएं शामिल होनी चाहिए। 180 मिनट में की जाने वाली सारी क्रियाएं, जैसे कि आसपास घुमाया जा सकता है उसको, खेलना, लुढ़कना, ऊर्जा से भरी हुई क्रियाएं जैसे कि रस्सी कूदना, दौड़ना और इस तरह से कूदना सक्रिय खेलों में आते हैं। ठीक है, जैसे कि जंगले पर चढ़ना, ठीक है, जंगले वगैरह जो होते हैं, साइकिल चलाने देना चाहिए उनको, पानी में खेलने देना चाहिए। पीछा करने वाले बॉल के खेल निष्क्रिय अथवा गतिहीन समय 1 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गतिहीन वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, यानी कि वो एक्टिविटी करते रहे। ठीक है, इस समय के भीतर बच्चों को कहानी सुनाना, पुस्तक पढ़ना आदि के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 10 से 13 घंटे की नींद उनको पूरी लेनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, अपने मन से भी कुछ कुछ चीज़ें आप बना करके लिख सकते हैं। ये तो मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो आपका एनसीईआरटी है, ठीक है, और सपोर्ट मटेरियल है, उसके आधार पर चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन इसको आसान करके मैंने आपको समझा दिया। अब जितना आपने समझा उसी के बेसिस पर आप थोड़ा बहुत अपने मन से बना के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का दायरा याद रखिएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। मेक अ लिस्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर 3 to 4 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आ गए हैं 23वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 23वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि पैरालंपिक में वर्गीकरण की अवधारणा का वर्णन कीजिए। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा। पैरालंपिक डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, वर्गीकरण की अवधारणा है पैरालंपिक्स के अंदर, उसके बारे में आपको बताना है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। पैरालंपिक में वर्गीकरण की अवधारणा, पहला पॉइंट में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, जिसे हम लोग आईपीसी कहते हैं, इसके माध्यम से पैरालंपिक खेलों ने एक वर्गीकरण प्रक्रिया विकसित की है, यानी क्लासिफिकेशन का एक प्रोसेस जो है यहाँ डेवलप किया है, जो पैरालंपिक आंदोलन में सभी एथलीटों और खेलों के लिए खेल उत्कृष्टता में योगदान कर सकती है और समान प्रतिस्पर्धा प्रदान कर सकती है ना। इस तरह से उनको समान रूप से जो प्रतिस्पर्धा होता है, कंपटीशन होता है, वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगी। वर्गीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि एक एथलीट की हानि खेल प्रदर्शन के लिए प्रासंगिक है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एथलीट जो होता है अन्य एथलीटों के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा करता है। ठीक है, ऐसा ना हो कि भैया यहाँ पर बॉक्सिंग चैंपियन हो रहा हो और एक तो व्यक्ति जो है यहाँ पर उसका जो वजन है वो यहाँ पर 90 किलो है, ठीक है, 90 kg है, और दूसरा व्यक्ति जिससे उसका बॉक्सिंग यहाँ पर लड़वाया जा रहा है
उसका जो यहाँ पर वजन है वो केवल और केवल 55 किलो हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भेदभाव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बच्चों। क्लियर है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं 24वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 24वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि पोस्ट आइसोमेट्रिक विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। जो आपका पोस्ट आइसोमेट्रिक विधि होता है, आइसोमेट्रिक मेथड होता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। पोस्ट आइसोमेट्रिक विधि, यह विधि प्रोपियोस्टिक जो नाड़ी पेशीय सरलीकरण होता है इसके सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अर्थात यदि किसी स्नायु का अधिकतम संकुचन कुछ सेकंड के लिए किया जाता है, जो कोई स्नायु होता है उसका संकुचन जो होता है कुछ ही सेकंड के लिए किया जाता है, तो वह उसी स्थिति में 6 से 7 सेकंड तक उसका खिंचाव का प्रतिरोध सहता है, उसे पोस्ट आइसोमेट्रिक विधि कहते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसका डेफिनेशन, बट इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। किसी स्नायु समूह को 8 से 10 सेकंड की अवधि तक खिंचाव देना चाहिए तथा इससे 4 से 8 बार दोहराना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिस्क्राइब पोस्ट आइसोमेट्रिक मेथड, एंड आपको आंसर इस प्रकार से लिखना है बच्चों। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर और यहाँ पर 25वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि नॉकआउट टूर्नामेंट के कोई 3 लाभ बताइए, ठीक है। तो बहुत आसान है, मैंने कई बार नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में आपको बता रखा है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, नॉकआउट टूर्नामेंट जो होता है ना बच्चों, वो कम खर्चीला होता है, उसमें पैसा कम लगता है, क्योंकि जो टीम मैच हार जाती है वह टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि 5 टीमें एक साथ यहाँ पर मैच खेल रही है, अब उसमें से एक टीम हार गई तो वो टीम बाहर हो गई, तो उनका खर्चा कम हो गया। अब कितनी टीमें बची? 4 बची। इस तरह से फिर 3 होता है, 2 होता है ना। कम होते होते लास्ट में एक टीम विजयी होती है, समझ रहे हैं आप। तो इस कारण से इसको कम खर्चीला टूर्नामेंट भी कहते हैं। अगला, मैचों की संख्या कम होने के कारण टूर्नामेंट कम समय में समाप्त हो जाता है, ये सबसे बड़ा इसका लाभ होता है। इस मैच के अंदर ना, मतलब इस प्रकार के जो टूर्नामेंट होते हैं उसके अंदर जो भी मैच आयोजित करवाए जाते हैं वो ना आपके उनकी संख्या कम होती है, ठीक है। उनकी संख्या हमें कम देखने को मिलती है, जिससे कि बहुत जल्दी ये खत्म हो जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, उच्चतर प्रदर्शन में सहायक, क्योंकि टीम हार गई तो मैच से बाहर हो जाएगी, इसलिए सभी डर के कारण अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते रहती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि 5 टीमें हैं, उसमें से एक टीमें हार गई तो 4 बची। अब 4 टीमों के ऊपर ना एक प्रेशर रहेगा कि यार अगर मैं अभी अच्छे से नहीं खेला ना तो हमारी टीम हार जाएगी और हम भी गेम से बाहर हो जाएंगे, टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए सभी अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल करके देते हैं। नेक्स्ट, खेल अधिकारियों की कम आवश्यकता, रेफरी हो गए, अंपायर हो गए, टाइम कीपर हो गए और रिकॉर्डर आदि हो गए, इनकी कम आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके अंदर मैचों की संख्या क्या होती है? कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें कम उसकी ज़रूरत पड़ती है। विजयी टीम का निर्णय बहुत जल्दी हो जाता है इसमें, ठीक है। जो भी विनर टीम होता है ना, वो फटाक से यहाँ पर पता चल जाता है कि हाँ देखो लास्ट में ये टीम बची है तो यही विनर निकल करके आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो विनर टीम होती है वो जल्दी पता चल जाता है उनका कि हाँ ये यहाँ पर विनर टीम है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो ये जो टूर्नामेंट होता है वो आपका बहुत ज़्यादा कम खर्चीला होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर मैचेस जो होते हैं उनकी संख्या कम होती है ना, लेस नंबर ऑफ मैचेस होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर हमें ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं उनका। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और आ गए हैं 26वें क्वेश्चन के अंदर और यहाँ पर 26वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि नॉकआउट टूर्नामेंट के कोई 3 हानियां लिखिए, ठीक है। अभी तक हमने नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभों के बारे में समझा, अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि इसकी हानि के बारे में बताइए, ठीक है। देखिए, इस दुनिया में कोई सी भी चीज़ आप उठा करके देख लीजिए, उसका आपको फायदा मिलेगा तो नुकसान भी मिलेगा। जैसे पानी होता है, ठीक है। सभी हमें सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीते हुए रहना चाहिए ताकि हमारा बॉडी हाइड्रेटेड रहे, ठीक है। हमारे शरीर को जो है वो पानी की कमी ना हो सके। लेकिन अगर आप एक अमाउंट से ज़्यादा पानी पी लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक दिन के अंदर 2-3 लीटर पानी पी लिए या 4 लीटर ज़्यादा पानी पी लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है।
आपका बॉडी जो है उसको रिकवर कर जाएगा, झेल जाएगा। लेकिन अगर एक दिन में आप 8 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर पानी पीते हैं तो ये दिक्कत वाली बात है। इससे आपका शरीर बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान हो सकता है, मतलब आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। समझ रहे हैं बच्चों? तो उसी तरह से यहाँ पर जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है उसकी हानियाँ भी आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर नॉकआउट टूर्नामेंट की हानियाँ जो कि कुछ इस प्रकार से, अब 3 हानियों के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा था, मैंने यहाँ पर आपको 6 बता रखा है। देखिए, कई बार अच्छी टीमें प्रथम या द्वितीय राउंड में ही बाहर हो जाती है मैच से, ठीक है? तो ये इसका एक हानि है, क्योंकि जो अच्छी टीम है अगर वो कहीं न कहीं मैच में रहती, टूर्नामेंट में रहती, तो आगे और बेटर परफॉर्मेंस निकाल करके देती। लेकिन कई बार बैड लक के कारण या थोड़ी बहुत चूक के कारण वो पहले दूसरे राउंड में ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट की हानियों के बारे में। ये चीज़ आपको लीग टूर्नामेंट में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट, अंतिम राउंड में कमज़ोर टीम पहुंच जाती है, जिसके फाइनल मैच में दर्शक जो होते हैं उनकी रुचि में कमी आ जाती है। अब कभी-कभी क्या होता है, जो हमारा फाइनल राउंड होता है यानी अंतिम राउंड कह लीजिए, उसके अंदर जो आपका कमज़ोर टीम है, ठीक है? जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो टीम आ जाती है, जिससे कि जो दर्शक होते हैं ना, जो व्यूअर्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट लेवल कम हो जाता है। उनको लगता है अरे यार ये तो कमज़ोर टीम है, ज़ाहिर-सी बात है ये हार ही जाएगी, है कि नहीं? तो ये आप लिख सकते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के हानियों के अंदर। अगला, पहले राउंड में टीम के हारने तथा बाहर होने से खिलाड़ियों को मैचों का कम अनुभव प्राप्त होता है, ठीक है? अब मान लीजिए कि एक टीम है, उसमें कई सारे खिलाड़ी नए आए हुए हैं और वो लोग गए यहाँ पर नॉकआउट टूर्नामेंट खेलने। वो पहले ही मैच में अगर फर्स्ट ही मैच में बाहर हो जाएँगे, तो उनको एक्सपीरियंस वगैरह भी कम मिलेगा, तो वो आगे के मैच के लिए उनके लिए खराब रहेगा बच्चों, ठीक है? तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के हानियों के अंदर। अगला, हारी हुई टीम जो होती है उसको अपना कौशल दिखाने का दोबारा मौका नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही आपकी टीम हारी, आपको सीधा-सीधा बोल दिया जाएगा कि चलो भैया अब आप अपनी टीम लेकर के बाहर हो जाइए, है कि नहीं? इसीलिए उनको दोबारा से मौका नहीं मिल पाता है अपना स्किल्स दिखाने का। कई बार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो बहुत ज़्यादा प्रतिभा से भरे हुए, टैलेंट से भरे हुए यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर। और हारने के डर से सभी टीमें अपने अच्छे खिलाड़ियों को ही खेलने का मौका देती है, जिससे नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका ही नहीं मिल पाता है कि नहीं? इसको ऐसे जोड़ करके देख लीजिए ना, आप अपने पूरे एक ग्रुप के साथ गए क्रिकेट मैच खेलने के लिए, ठीक है? हालाँकि अब तो क्रिकेट मैच का चलन ही मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा कम हो गया है। लोग फ़ोन में इंस्टाग्राम रील्स वगैरह, यूट्यूब शॉर्ट्स और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे जाते होंगे, मुझे पता है, क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए। तो क्रिकेट में क्या होता है, जब मान लीजिए कि कुछ पैसों वगैरह का इस तरह से यहाँ पर मैच लगा होता है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और जो मैंने होते हुए देखा है अपने आस-पास, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है? ताकि आप ईज़िली समझ सकें। तो मान लीजिए कि ऐसा मैच लगा हुआ है कि भैया जो जीतेगा टीम वो 10-10 समोसे खिलाएगा, है कि नहीं? तो इस तरह का मैच लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी टीम हो वो वही प्लेयर्स को सिलेक्ट करती है जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स होते हैं। जो थोड़े से कमज़ोर होते हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट ही नहीं किया जाता है, ठीक है? तो इससे उनको अपना प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता है। हो सकता है जिसको हम कमज़ोर मान रहे हैं वही बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल हो, उसको एक बार अपना प्रतिभा, अपना जो टैलेंट है वो दिखाने का मौका तो दो, समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के हानियों के अंदर। ओके बच्चों, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट एनी 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 27वें क्वेश्चन के अंदर। 27वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि हर्बर्ट शेल्डन द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर्बर्ट एक्सप्लेन इन मतलब हर्बर्ट शेल्डन के द्वारा जो दिया गया है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी जो उन्होंने दिया है, तो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है? तो चलिए समझते हैं। देखिए, शेल्डन एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 19 नवंबर 1898 में हुआ था और उन्होंने व्यक्तित्व को शारीरिक बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा था, ठीक है? जो व्यक्तित्व होता है
वो उसको उन्होंने 3 अलग अलग उसमें बांटा भागों में, शारीरिक बनावट के आधार पर। वो कौन कौन से 3 हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, पहला होता है एक्टोमॉर्फी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, कंधे संकीर्ण होते हैं। ठीक है, हाथ व पांव पतले और मुंह संकीर्ण व छाती समतल होती है। वह पतले होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, चुप रहना, स्वयं के बारे में सोचना और निराशावादी तथा गतिविधियों में कम रुचि रखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टोमॉर्फी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, आपसे कोई भी पूछे कि एक्टोमॉर्फी कौन होता है, तो आप बोल दीजिएगा जो निराशावादी होते हैं, थोड़े पतले होते हैं, है कि नहीं, जो गतिविधियों में, एक्टिविटीज में कम रुचि रखते हैं, तो ये एक्टोमॉर्फी होते हैं। अगला होता है यहाँ पर पर्सनैलिटी मेसोमॉर्फी का। अब ये कौन से होते हैं जी, इनका शरीर गढ़ीला होता है। ठीक है, कंधे चौड़े होते हैं, हाथ व पांव ताकतवर व छाती बड़ी होती है। इनमें मांसपेशियों की संख्या ज़्यादा होती है। वह उत्साही, रोमांचक, आशावादी व प्रतियोगी होते हैं ये। ठीक है, तो ये आशावादी होते हैं, मतलब कि थोड़े से एक्टिव टाइप के लोग होते हैं, थोड़े से मजबूत टाइप के लोग, तो ये मेसोमॉर्फी होते हैं। और लास्ट में आपका एक और आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंडोमॉर्फ। ठीक है, तो ये क्या होता है जी, ये होता है इनका शरीर गोल मटोल होता है, बड़े कूल्हे, कंधे संकीर्ण तथा वसा ज़्यादा होती है। इनके हाथ व पाँव में ज़्यादा वसा पाई जाती है और मजाकिया अंदाज के होते हैं ये। ठीक है, और आराम पसंद व सामाजिक प्रकृति के ये लोग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 3 उस तरह से आधार, मतलब 3 वर्गों में एक तरह से बांट दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया था व्यक्तित्व का, यानी पर्सनैलिटी का। किसने, हर्बर्ट सेल्डन ने, जो कि यहाँ पर अमेरिकन वैज्ञानिक थे और इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1898 को। क्लियर है बच्चों, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि हर्बर्ट सेल्डन ने जो क्लासिफिकेशन किया है पर्सनैलिटी का, तो वो आपको बताना है। तो 3 तरह से इन्होंने किया, मैंने आपको बता दिया। एक्टोमॉर्फी यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर मेसोमॉर्फी एंड जैसे कि एंडोमॉर्फी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया कि किस तरह से लिखना है। ठीक है, मेरी बातों को भी अगर आप याद रखेंगे, जो मैं आपको बताता चलता हूँ, तो भी आपको याद रह जाएगा। शर्त यह है कि आपको ध्यान से देखते हुए चलना है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या क्या क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक एक क्वेश्चन को समझाने के लिए कई बार 2-2 एग्जाम्पल दे देता हूँ, जिससे कि आपको इजीली याद रहे। क्योंकि हम सीधा अगर पढ़ के निकल जाएंगे तो आपको याद नहीं होगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए मेरा मानना है कि भैया कम से कम 1 से 2 एग्जाम्पल जितना मैं दे सकूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, आपको बस कैच करते हुए चलना है। ओके, अब हम लोग आ गए हैं 28वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या हमसे पूछा है कि खेलों में मनोवैज्ञानिक गुण के रूप में मानसिक कल्पना के बारे में संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हमको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखिए, डिस्कस ब्रीफली अबाउट मेंटल इमेजिनरी एज अ साइकोलॉजिकल स्किल इन स्पोर्ट्स। ठीक है, जो हम अपने दिमाग में एक तरह से वो बना लेते हैं ना, कल्पना, ऐसे ऐसे ये चीज़ होगा, ऐसे वो चीज़ होगा, तो उसके बारे में आपको बताना है संक्षिप्त में। ठीक है, जो हम लोग खेलों में करते हैं अक्सर। तो देखिए, खेलों में मनोवैज्ञानिक गुण के रूप में मानसिक कल्पना जो कि इस प्रकार से है, किसी विशिष्ट वातावरण में विशिष्ट कार्य करना, कार्य करने के स्वयं की कल्पना की ही मानसिक कल्पना कहलाता है। अर्थात मानसिक कल्पना एक तरह का मानसिक अभ्यास होता है, जो हम लोग दिमाग से जो इमेजिन करते हैं ना स्पोर्ट्स वगैरह के दौरान, तो वो कहीं ना कहीं एक क्या होता है, हमारा मेंटल वो होता है, प्रैक्टिस होता है। ठीक है, किसी भी खिलाड़ी को कोई खेल संबंधित कौशल वास्तव में दोहराने से पहले अपने दिमाग में उस खेल का पूर्व अभ्यास करना होता है। तो कोई भी खिलाड़ी जो होता है, वो कोई भी खेल से संबंधित स्किल जो दोहराता है, ठीक है, कोई भी स्किल्स अपना देता है, जैसे मान लीजिए कि मेस्सी है, रोनाल्डो है, बड़े बड़े फुटबॉलर है, दुनिया के बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं, तो ये सब जब गेम खेलते हैं तो ये अपने दिमाग में पहले ही बैठा लेते हैं कि मैं ऐसे किक मारूंगा तो ऐसे गोल जाएगा, ऐसे किक मारूंगा तो ऐसे फाउल हो जाएगा, है कि नहीं। तो कोई भी खिलाड़ी जब गेम में खेलता है तो वो पहले ही अपने दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें इमेजिन करके बैठा होता है बच्चों। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर कुछ कुछ बातें बताई गई हैं, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए 29वां क्वेश्चन बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि कौन सा परीक्षण वरिष्ठ नागरिकों का चलते समय गति, संतुलन तथा स्फूर्ति का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उस टेस्ट के बारे में बताना है
जो टेस्ट वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, ठीक है। और ये टेस्ट करता क्या है, चलते समय उनका गति, संतुलन तथा स्फूर्ति जो होता है इसका यहाँ पर मूल्यांकन करता है, इसको इवैल्यूएट करता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं बच्चों 8 फुट अप एंड गो परीक्षण। ये एक टेस्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर देखिए बताया गया है इसका उद्देश्य क्या होता है कि परीक्षार्थी का चलते समय गति कैसा है, उसकी फुर्ती कैसी है, उसका संतुलन कैसा है, इन सभी चीज को ये इवैल्यूएट करता है, इनका मूल्यांकन करता है, ठीक है। जो कि दैनिक क्रियाकलापों या क्रियाओं, तेज चलते समय बस से उतरने चढ़ने आदि क्रियाकलापों को करने के लिए आवश्यक होता है। जो हम लोग डेली बेसिस पे जो काम करते हैं उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो इसका उद्देश्य हो गया बच्चों। अब आवश्यक उपकरण क्या क्या होगा इसके अंदर, सीढ़ी बैठ वाली एक कुर्सी लगभग 44 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए, एक विराम घड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ फीता तथा समतल क्षेत्र होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर प्रक्रिया बता रखा है कि एक कुर्सी को दीवार से सटाकर रखते हैं तथा उसके आगे 8 फुट दूरी पर एक कोन मारकर रख दिया जाता है, ओके। एंड कोन मार्कर रख दिया जाता है और प्रारंभ में प्रतिभागी कुर्सी पर आराम से अपने हाथ घुटने पर रखकर पैरों को भूमि पर समतल रखते हुए बैठता है और गो के निर्देश के साथ ही प्रतिभागी जो होते हैं वो खड़े होकर अपनी अधिकतम गति से पैदल चलकर कोन मार्कर तक चक्कर लगाकर वापस आकर कुर्सी पर बैठ जाता है। जिस समय परीक्षार्थी आकर बैठता है वह समय नोट कर लिया जाता है और परीक्षार्थी को 2 अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रक्रिया होती है इस टेस्ट को करने का एंड लास्ट में यहाँ पर कंक्लूजन निकाला जाता है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है बच्चों, ठीक है। ये बेसिकली पूरा टेस्ट था तो इसमें मैंने आपको पढ़ के सारा का सारा चीज़ बता दिया। इसमें ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पर जा करके समझाने की जरूरत है, बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। बाकी इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं इस तरह से है एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ओके। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया हुआ है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, पिछले 10 साल का अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार बताइए या प्रकार लिखिए। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है, आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है आपको, जो मैंने प्रीवियसली वीडियोस बना रखी हैं उसके अंदर। देखिए कार्बोहाइड्रेट भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि सभी शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा इसी से प्राप्त होता है। जो भी हम बॉडी से अपना फिजिकल एक्टिविटी या जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होता है हमारी बॉडी को, तो वो किससे मिलता है हमें, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। अतिरिक्त मात्रा में ग्रहण किया गया कार्बोहाइड्रेट शरीर के द्वारा वसा व ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संग्रहित कर लिया जाता है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट में हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं ना अपनी बॉडी के अंदर, तो हमारा बॉडी उसको ना फैट के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में उसको अलग से इकट्ठा कर लेता है, जो कि समय पड़ने पर शरीर के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है। और स्रोत की बात कर रखा है, सभी प्रकार के अनाज के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। दाल जो होता है, आलू, गाजर, केला, गन्ना, शहद व मीठे फलों के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्लियर है बच्चों? आशा करता हूँ आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बेसिक सी बातें समझ में आ गई होंगी। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा होती है, ठीक है, तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। हम अपनी बॉडी से जो भी फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का उसके अंदर एक अहम योगदान होता है, ठीक है, वो फ्यूल की तरह काम करता है। और जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हम लोग अपनी बॉडी में ले लेते हैं वो हमारा बॉडी क्या करता है, स्टोर करके रखता है, उसका भंडारण करके रखता है फैट के रूप में और ग्लाइकोजन के रूप में, और ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे शरीर के द्वारा। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है, तो सभी प्रकार के जो अनाज वगैरह होते हैं, दाल होते हैं, आलू होता है, और गाजर, केला, गन्ना, शहद व मीठे फलों के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में समझ लीजिए बच्चों। देखिए कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार का होता है, एक साधारण कार्बोहाइड्रेट होता है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। साधारण कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शर्करा या साधारण कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। जो जटिल वाला होता है उससे हम लोग पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं, ठीक है। तो पहले वाले पे यहाँ पर समझते हैं, जो शर्करा या साधारण कार्बोहाइड्रेट जिससे कहते हैं, ये क्या होता है जी, तो यह अनाज, गेहूं, चावल,
आदि व रसीले फलों जैसे गन्ना, चुकंदर, आम, अनानास आदि में पाए जाने वाला स्वाभाविक मिठास वाला यहाँ पर ये होता है, ठीक है। और इनमें शर्करा, मोनोसेक्राइडस, डाइसोसेक्राइडस व ट्राइसेक्राइडस के रूप में पाई जाती है, जैसे ग्लूकोज, पैक्टोज, सुक्रोज व माल्टोज। यह पानी में घुलनशील व स्वाद में मीठे होते हैं। तो ये तो साधारण कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रही है कि साधारण कार्बोहाइड्रेट इस तरह का होता है। अगला जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है उसके बारे में देखिए, और आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि डेली बेसिस पर जो हम लोग लेते हैं वो यहाँ पर क्या लेते हैं, मोस्टली जटिल वाला ही हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो लेते हैं। देखिए ये क्या होता है, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हम लोग पॉलीसेक्राइडस भी कहते हैं, ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, ठीक है। और इनमें शर्करा पॉलीसेक्राइडस के रूप में पाई जाती है। यह पानी में घुलनशील नहीं है। इनमें स्टार्च, ग्लाइकोजन व सेल्यूलोज प्रमुख है, जो कि आलू, शकरकंदी, चुकंदर, गाजर, मक्का, गेहूं, चावल आदि के में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और हमें आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा इसी पॉलीसेक्राइडस से प्राप्त होती है, यानी कि हम लोग जटिल कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वही डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। तो आशा करता हूँ कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जो भी प्रश्न था हमारा वो सभी आपको समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट एंड राइट इट्स टाइप, एंड आपको इस प्रकार से आंसर लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए परफेक्ट, ओके। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसे हिंदी में आप खंड डी भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें एक चित्र दे दिया है। इस चित्र को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर इस तरह से जो हमारे पैर है उसके यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। और ये पैर क्या है, यहाँ पर ये धनुषाकार टाइप की हो रखी है। आप देख रहे हैं हमारा धनुष कैसा होता है, इस टाइप का होता है ना, ऐसा धनुष होता है, ठीक है। और यहाँ पे इस पे वो होता है, और ये ऐसे तीर आता है हमारा, ठीक है। ये हमारा तीर होता है इस तरह से, ये हो गया आपका यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो आप देखेंगे पैर, ये इस तरह से धनुषाकार हो रखा है, बीच में आपको काफी गैप देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग धनुषाकार टांगे या फिर बॉ लेग्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। याद रखिएगा, आप देखेंगे अपने आसपास तो बहुत सारे बच्चों में ये समस्या होती है, जो उनका पैर जो होता है ना वो इस तरह से हो जाता है, धनुषाकार टाइप का। अब देखिए यहाँ पर इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको हल करते हैं। उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति का नाम लिखिए। तो धनुषाकार टांगे, जिसे इंग्लिश में हम बॉ लेग्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के 2 कारण लिखिए कि ये चीज होता क्यों है व्यक्तियों के साथ। तो देखिए दोनों घुटनों के बीच जो है सो कि जो दूरी होता है वो जरूरत से ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाता है धनुषाकार टांगों वाला। खड़े होने की स्थिति में, चलने की स्थिति में तथा दौड़ने की स्थिति में घुटने बाहर की ओर घूम जाते हैं और टांगों की आकृति धनुष आकार का हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि भैया यहाँ पर इसको धनुषाकार टांग जो होता है यानी कि बॉ लेग्स जो होते हैं इसकी प्रॉब्लम हो गई है। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के 2 लक्षण लिखिए, ठीक है। तो घुटनों के लैटरनल लिगामेंट्स में हमें फर्क देखने को मिलता है। मीडियल लिगामेंट्स जो होता है उसके अंदर अपेक्षा ये ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और भी यहाँ पर बातें बताई गई हैं। हड्डियाँ तथा मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना, लंबे समय तक सुखासन में बैठना, ठीक है, गलत तरीके से चलना, मोटापा, बालक को समय से पहले खड़ा करवाने और चलवाने से ये लक्षण हमें व्यक्ति के अंदर या किसी भी बालक वगैरह मतलब उसके अंदर देखने को मिल जाता है। और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के सुधारात्मक उपाय लिखिए, ठीक है। तो इसको सुधारने के लिए हमें वॉकिंग कैलिपर्स जो होता है ये इसका इस्तेमाल करना चाहिए, घुटनों की मालिश करनी चाहिए। तभी तो आप देखते हैं ना बचपन में हमारी जो माता श्री होती हैं वो हमारे बचपन में कितना हमारा घुटने वगैरह का मालिश करती थी, वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए करती थी कि हमें ये प्रॉब्लम जो है फेस ना करना पड़े। घुटनों के आसपास की मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाने वाले व्यायाम करने चाहिए, जैसे यहाँ पर बताया गया है लेग एक्सटेंशन करना, ठीक है। और वेलरीना आर्म ये इस तरह से है ना, गरुड़ आसन तथा अर्धमतेंद्रासन हमें करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। एंड ये रहा आपका वो पिक्चर
और इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। चलिए परफेक्ट, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ी बाबा, यहाँ पर तो एक बाबा जी आ गए हैं, ये तो रामदेव बाबा जी लग रहे हैं। नमस्कार रामदेव बाबा जी। चलिए 32वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। वैसे रामदेव बाबा जी से ना मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ यार, वो इस उम्र में भी आप देखेंगे ना बहुत फिट एंड फिनिश दिखते हैं, एकदम जवान सभी भी दिखते हैं, क्योंकि योगा के मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा महारथियों में से एक है योग विद्या और भी सारी चीज़ों में। मैं आज भी देखता हूँ मेरे आसपास के बहुत सारे अंकल है ना, वो टीवी वगैरह पे उनका वो प्रोग्राम वगैरह देखते हैं कि कैसे योग करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर 32वें क्वेश्चन में वही चीज़ बताया गया है। इस चित्र को देख करके इसके आधार पर जो क्वेश्चन है उसका हम लोग को हल करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो रामदेव बाबा जी है, ये योगा का एक आसन कर रहे हैं जिसे हम लोग मंडूकासन कहते हैं। ठीक है, मंडूकासन क्या होता है बच्चों, जिसमें व्यक्ति जो होता है मेंढक के आसन में यहाँ पर बैठ जाता है और योगा करता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे रामदेव बाबा जी को, तो बाबा जी जो है वो मेंढक के जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर इसे हम लोग मंडूकासन कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए, अब इसके आधार पर जो प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं उनको हल करते हैं। पहला प्रश्न कि उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया योगासन का नाम लिखिए, तो मंडूकासन। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का अर्थ लिखिए। तो मंडूकासन एक संस्कृत शब्द है जिसमें दो शब्द, मंडूक का अर्थ है मेंढक और आसन का अर्थ है मुद्रा। मंडूकासन को अंग्रेजी में फ्रॉग पोज भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के दो लाभ लिखिए। तो लाभों की बात करें तो इस आसन को करने से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शक्ति भी बेहतर बनती है। मंडूकासन शरीर की जो नसें अपनी जगह से हट गई है उसे अपनी जगह लाने में मदद करता है। डायबिटीज़ को नियंत्रण करने में, ठीक है, किडनी लिवर की जो कार्य क्षमता होता है उसको बेहतर करने में मदद करता है ये। ठीक है। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के दो सावधानियां लिखिए। तो देखिए, पेट की तकलीफ या ऑपरेशन अगर किसी को हुआ है तो इस आसन को हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, और पीठ में दर्द की स्थिति में यह आसन हमें नहीं करना चाहिए बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके आधार पर देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन कि राइट द नेम ऑफ द योगासन शोन इन द एवो पिक्चर, तो मंडूकासन करेक्ट हो जाएगा। और आगे के क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर भी आप देख सकते हैं बच्चों। चलिए परफेक्ट, ओके। अब हम लोग आ गए हैं 33वें क्वेश्चन के अंदर। 33वां क्वेश्चन भी हमारा वही है, चित्र हमें देखना है, इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका हल करना है। तो देखिए, ये हमारा चित्र दिया गया है। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे चित्र को, तो यहाँ पर आपको एक रेसिंग जो ट्रैक होता है इस तरह से गोल सा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये आयताकार है, गोल तो नहीं कहेंगे पूरी तरह से, ये आयताकार टाइप का है, इस तरह से है ना। और यहाँ पर देखिए दो है, यहाँ पर दौड़ने वाले इस तरह से वो दिखा रखे हैं और लिखा हुआ है 600 गज दौड़ पैदल चाल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि ये इसी से संबंधित होने वाला है। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चंस पे आते हैं कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का नाम लिखिए। तो 600 मीटर दौड़ पैदल चाल टेस्ट इसको कहते हैं बच्चों। अगला, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का क्या उद्देश्य होता है? तो एरोबिक पुष्टि को मापने के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट के लिए सहायक सामग्री क्या होना चाहिए? तो मापने की टेप होनी चाहिए, ट्रैक होना चाहिए, वह चूना होना चाहिए। ठीक है, समतल और साफ जगह होना चाहिए, पेन और पेपर होना चाहिए स्कोर के लिए और रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए। ये हमें यहाँ पर चीज़ें चाहिए होंगी अगर हमें 600 मीटर दौड़ पैदल चाल टेस्ट करना है। तो उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट की प्रक्रिया क्या होगी? तो परीक्षार्थी जो होगा आरंभ रेखा के पीछे होगा, यानी जो हमारा स्टार्टिंग लाइन होता है ना उसके पीछे होगा यहाँ पर। ठीक है, और दौड़ शुरू करने की जो घड़ी हुई दशा में आ जाएगा, मतलब दौड़ शुरू करने की जो एक दशा होती है उसमें आ जाएगा। और रेडी गो के सिग्नल मिलने ही 600 मीटर की दौड़ना यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। और दौड़ने के दौरान थकने पर पैदल भी चल सकता है। इस परीक्षण में एक ही समय पर अनेक विद्यार्थी दौड़ सकते हैं। समय मिनट तथा सेकंड में नोट कर लिया जाता है, वही सभी परीक्षार्थियों का स्कोर होता है बच्चों। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। 600 मीटर रनिंग वॉकिंग टेस्ट बोला जाता है इसे। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन ई के अंदर, जिसके अंदर हमसे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। बोले तो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर 34वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि विशेष जरूरत वाले बच्चे अर्थात दिव्यांग जो होते हैं बच्चे, उनके लिए शारीरिक क्रियाओं के लाभों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। जो CWSN वाले बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो शारीरिक क्रियाएं करवाई जाती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, तो इससे क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। तो देखिए, दिव्यांगों के लिए शारीरिक क्रियाओं का लाभ जो कि निम्नलिखित है। पहला, शारीरिक सुधार हमें देखने को मिलता है। जब वो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उनकी एकाग्रता में सुधार होगा, लचक में सुधार होगा, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार होगा, शक्ति में सुधार, सहनशीलता में सुधार, हृदय संबंधी सुधार, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के उनके शरीर में हमें सुधार देखने को मिलेगा। तो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, अगर हम उनका शारीरिक क्रियाकलाप फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे तो पहला तो आप लिख सकते हैं कि उनका भैया ओवरऑल बॉडी के अंदर ही, यानी शारीरिक रूप से ही हमें सुधार देखने को मिलेगा। ये पहला फायदा होगा। अगला फायदा क्या होगा? मानसिक सुधार होगा, मनोदशा में सुधार होगा, सुयोग्यता में सुधार होगा, अवसाद तथा चिंता के स्तर में कमी आएगी। जो टेंशन वगैरह में रहते हैं कई सारे बच्चे, इधर उधर की फालतू वगैरह टेंशन ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दूर होगा और ओवरऑल मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगा दिव्यांग बच्चों का, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं यानी कि शारीरिक क्रियाकलाप करवाते हैं तो, ठीक है। अगला, आत्मसम्मान में वृद्धि होगा। शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से दिव्यांगों का आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। उनका ओवरऑल जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक होगा। उनकी जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से दिव्यांगों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों में निखार आएगा। सामाजिक लाभ भी है, नए अनुभव प्राप्त होना, नए दोस्त बनेंगे, उनसे आज़ादों का अनुभव होगा, ठीक है, और दोषारोपण से बचना आदि, ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। कार्य क्षमता भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ जाती है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं बच्चों। देखिए, मैंने कितने सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं, इनमें से कोई भी 5 या 6 मान लीजिए एक्सप्लेन अगर आप कर देते हैं तो इजीली आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए, वैसे तो 7 बताए हैं लगभग मैंने, 6 से 7। ओके, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज वाले बच्चे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में रीड कर सकते हैं, जैसे कि फिजिकल इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगी बच्चों के अंदर, मेंटल इंप्रूवमेंट हो गया, इंक्रीज इन सेल्फ स्टीम हो गया, हेल्थ, उनकी पर्सनैलिटी, सोशल बेनिफिट्स, वर्क एफिशिएंसी, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इम्प्रूव देखने को मिलेंगी बच्चों। ओके, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 35वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ जाता है कि विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने की रणनीति की व्याख्या कीजिए, ठीक है। जो विशेष जरूरत वाले बच्चे होते हैं, यानी कि CWSN वाले बच्चे होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, तो उनको जब भी यहाँ पर शारीरिक क्रियाएं निर्धारित की जाती हैं, फिजिकल एक्टिविटी उनको दिया जाता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो उससे पहले हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर की जांच बहुत ज़्यादा जरूरी है। डॉक्टर की जांच करने के बाद हम पता कर सकते हैं कि किस बच्चे के अनुसार किसको क्या यहाँ फिजिकल एक्टिविटी देना चाहिए, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि हमें उनकी क्षमता का पता चल सके। अगर बच्चे को कोई पूर्व अनुभव है, पहले से कोई एक्सपीरियंस है, तो हमें उसी हिसाब से उनको फिजिकल एक्टिविटी देना चाहिए कि हाँ भाई, तू मतलब ये कर सकता है तो तू ये ले ले, क्योंकि तूने पहले से ये कर रखा है कि नहीं। तो उनका अगर कोई पहले से एक्सपीरियंस है किसी फिजिकल एक्टिविटी में, तो हमें वही उनको देना चाहिए। बच्चे का किसी चीज़ में रुचि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उनकी रुचि को ध्यान में रख करके उनको देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो आप उसमें कहीं ना कहीं बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। उनकी क्षमता के अनुसार भी हमें उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज़ देनी चाहिए, ठीक है। बाकी और भी कई सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजीज फॉर शेड्यूलिंग फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए, परफेक्ट।
अब हम लोग आ गए हैं 36वें क्वेश्चन के अंदर, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि सर्किट प्रशिक्षण का परिचय और इसके महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसको समझिए। सर्किट प्रशिक्षण यह शरीर कंडीशन का एक रूप है जिसमें धीरज प्रशिक्षण, शक्ति परीक्षण प्रशिक्षण, गति प्रशिक्षण, उच्च तीव्रता एरोबिक्स और सर्किट में किए गए व्यायाम इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, सर्किट प्रशिक्षण एक कसरत विधि है जिसमें एक निश्चित प्रक्रिया शामिल है। एक व्यायाम से दूसरे व्यायाम की प्रक्रिया प्रारंभ करने के माध्यम से थोड़ा या फिर जो सो कि बिना किसी आराम के किया जाता है ये। ठीक है, और भी कुछ कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं, देखिए आप देख सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, बस देख ही लीजिए। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, आप देख सकते हैं। एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है सर्किट ट्रेनिंग के बारे में। चलिए, परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं 37वें क्वेश्चन के अंदर। 37वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा सुधा अर्थाव से जो सो कि आप क्या समझते हैं, और एनोरेक्सिया नर्वोसा के कारण लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो इसको ध्यान से समझिएगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है जी? तो क्षुधा अभाव करके, ठीक है, क्षुधा अभाव करके होगा यहाँ ये। तो भोजन संबंधी ये एक विकार है। इसमें क्या होता है, मानसिक रोग है ये, जो प्रारंभ या मध्य किशोरावस्था में सबसे अधिक पाया जाता है। इसमें रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने शारीरिक भार कम करने के उद्देश्य से भोजन की मात्रा बहुत कम कर देते हैं, जिसके कारण वे बहुत सी मतलब बहुत ही ज़्यादा पतले दुबले हो जाते हैं, ऐसे लगने लग जाते हैं। पीड़ित व्यक्ति अपने वजन कम करने के लिए कई प्रकार की अनुचित तरीके भी अपनाने लगते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के हृदय तथा गुर्दों को क्षति पहुंचता है। अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो यह रोग जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पतले होने की जो चाह होती है ना, खासकर टीनेज वगैरह में, तो उसके अंदर ये रोग हमें देखने को मिलता है, और समय पर इलाज नहीं किया गया तो बहुत ज़्यादा हानि भी होगा बच्चों। एनोरेक्सिया नर्वोसा छुआ अभाव के जो है सो कि क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला कारण हो सकता है सामाजिक कारण। अक्सर माता पिता या मित्र जो है इनके द्वारा व्यक्ति के शारीरिक आकार को लेकर के उपहास किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है कि हाँ ये तो मोटा है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर एक कारण हो सकता है जिस कारण से जो टीनेजर्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर इसके झांसे में आ जाते हैं, और मतलब वो ना अपने खाने वगैरह को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लग जाते हैं। अगला होता है जैविक कारण। यदि इस समस्या से ग्रस्त कोई गर्भवती स्त्री शिशु को जन्म देती है तो उस शिशु को इस समस्या से ग्रस्त होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अगर कोई माता श्री हैं जिनको ये प्रॉब्लम है और वो अपने एक बच्चे को जन्म देती हैं, तो उनकी वो समस्या ट्रांसफ़र हो सकती है उनके बच्चे के अंदर भी। उनके अंदर तो रहेगी रहेगी, लेकिन ट्रांसफ़र हो जाएगी बच्चे के अंदर भी। अगला व्यक्तिगत कारक भी हो सकता है। अक्सर व्यक्ति समूह में खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह कितने नियमों को मानता है, आदेशों का पालन करता है, उसके कारण भी इस समस्या से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, खुद को बढ़िया दिखाने के लिए भी लोग जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ करने लग जाते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? शारीरिक भार में तेजी से कमी आता है, जिसके कारण शारीरिक स्वरूप पतला प्रतीत होता है। किशोरों के मासिक धर्म में अनियमितता आने लग जाती है, जो उनका मंथली साइकिल होता है कहीं ना कहीं उसके अंदर डिस्टर्बेंस होता है। उल्टी आना, शरीर के फूलने का एहसास तथा कब्ज की शिकायत रहती है। रक्तहीन हो जाता है बॉडी। ठीक है, इस तरह से काफ़ी सारे लक्षण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसके अंदर बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए, परफेक्ट। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हमने यहाँ वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अगर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं। अभी के टाइम पे
सैंपल पेपर्स के ऊपर आपको 50% का डिस्काउंट ऑफर देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, कभी भी ये डिस्काउंट ऑफर खत्म हो सकता है। तो जरूर इन सैंपल पेपर्स को लीजिए, मेरी तरफ से 2000% रिकमेंडेड है आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।